हेलो एवरीवन, तो हम बात कर रहे हैं आज वर्क पावर एनर्जी की। देखिएगा, वर्क पावर एनर्जी एक आसान सा चैप्टर है, पूरी पूरी की पूरी फिजिक्स में पर काम आने वाला है। वर्क पावर एनर्जी एक ऐसा चैप्टर है साहब, आसान सा चैप्टर है पर पूरी फिजिक्स में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो बात कर रहे हैं कि साहब वर्क पावर एनर्जी का वेटेज कितना रहेगा। सर मैंने कहा वेटेज की बात करें, नीट और जेईई में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम में एक डेरिवेशन यहां से पूछा ही पूछा जाता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले कंप्लीट लेक्चर हम देखने वाले हैं यहां पर, वही इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी कहानियां, कंप्लीट लेक्चर या कंप्लीट ही लिख लो भाई। अब बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन की कहानी। क्या इंट्रोडक्शन की ये चैप्टर कैसे चलेगा, कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत सारी बातें यहां पर आपके लिए हो सकती हैं। आइए बात करते हैं उसी में कि यार वर्क पावर एनर्जी को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। देखिएगा, वर्क पावर एनर्जी में आपको वर्क डन सिखाया जाएगा। बड़ा आसान सा चैप्टर है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे, बहुत आसान लगने वाला है मेरे दोस्त। वर्क डन 2 या 3, तो नहीं 3 फोर्सेस का। 3 फोर्सेस कौन कौन से, तीनों फोर्स कौन कौन से? एक तो कांस्टेंट फोर्स होगा। अरे क्या होगा? कांस्टेंट फोर्स। यस सर। कांस्टेंट फोर्स के अलावा फिर होगा वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स होगा। ठीक है साहब। और एक होगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है सर। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ठीक। अच्छा, फिर बात होगी सर क्या वर्क डन निकाल लेने के बाद एनर्जी। क्या बेटे? एनर्जी के बारे में बात होगी। एनर्जी 2 टाइप के, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। यस सर। फिर WP वर्क एनर्जी थ्योरम, WET वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन EG या EC, हाँ, और पावर। अब आप खुद देख लीजिए बड़ा आसान सा चैप्टर है मेरे दोस्त, बहुत आसान सा चैप्टर है। तू नहीं तो ये रुत ये फिजिक्स भी है क्या? ये क्या कहता है चैप्टर कि तू नहीं तो ये रुत ये फिजिक्स भी है क्या? क्योंकि पूरी की पूरी फिजिक्स में काम आता है, पूरी की पूरी फिजिक्स में ये वाला चैप्टर काम आता है। और बच्चा परेशान है, क्यों परेशान है अभी तक नहीं पता उसको? तो आइए स्टार्ट करते हैं साहब कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन क्या होता है? अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि साहब वर्क डन क्या है, कि वर्क इज टू बी डन बाय फोर्स व्हेन अ बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, तो ये डायग्राम काहे बनाए हो सर? मैंने कहा हम भाई साहब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ गए, क्या हमने कोई काम किया है? हाँ, पर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये कोई वर्क नहीं है। दिस इज वर्क एंड सिग्निफिकेंटली ओके। ये जो वर्क है, आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो और क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये वर्क है, जबकि ये वर्क नहीं है। हमने तो साहब बहुत पढ़ाई करी है, क्या हमने कोई वर्क किया है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये वर्क नहीं है। हम क्या आज बहुत घूम के आए हैं? क्या हमने कोई काम किया है? नहीं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये वर्क नहीं है। आइए बात करते हैं फिर वर्क डन की, छोटी छोटी बातों पे स्टार्ट करते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। क्या आपको वर्क डन का फॉर्मूला आता है? W बराबर क्या FD cos थीटा होता है? अरे हाँ या ना? वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला यही होता है क्या? पर मेरे दिल में ख्याल आया कि वर्क डन का फॉर्मूला FD cos थीटा होता है, तो साइन थीटा क्यों नहीं होता है? FD साइन थीटा क्यों नहीं होता है? कि सर देखो, आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैंने कहा जी कैसे? में तो बोल सकता हूं भाई, कैसे भी, कैसे भी मैं बोल सकता हूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे फोर्स लगाया साहब, हाँ, यहां से एंगल ले लिया थीटा। अच्छा, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा मेरे दोस्त इस डायरेक्शन में, कितना होगा? F साइन थीटा। यस, इस ऑब्जेक्ट को चलाने वाला फोर्स कौन सा है? F साइन थीटा।
थोड़ी देर बाद क्या ये यहाँ आ जाएगा? हाँ सर। कितना चलेगा? डी चलेगा। तो मुझे बताइए इसका वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा इसका? सर चलाने वाला फोर्स है एफ साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तुम तो कह रहे थे वर्क डन एफ डी कोस थीटा होता है सर। अरे मैं तो एफ डी साइन थीटा ले आया यार, यहाँ पे क्या कहते हो? मैं तो एफ डी साइन थीटा ले आया। अब क्या करोगे? हैं? अब क्या करोगे बेटे? वर्क डन सर हमने किताबों में ये पढ़ा है, तो क्या मैं गलत पढ़ा रहा हूं तुम्हें? आपने सही पढ़ा है। वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कोस थीटा ही होता है। हाँ, पर साइन थीटा में क्यों नहीं लिखा जाता है, कोस थीटा में ही क्यों याद करवाया जाता है? उसका एक रीजन है साहब। देखिएगा एफ डी कोस थीटा कैसे आता है। इस वाले एग्जाम्पल के लिए तो भाई वर्क डन की हम बेसिक डेफिनेशन जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, चलाने वाला फोर्स एफ साइन थीटा है और डिस्प्लेसमेंट डी है, तो वर्क डन एकदम सही है इस एग्जाम्पल में। पर जो फॉर्मूला हमें याद करवाया जाता है सर, जो फॉर्मूला हमें याद करवाया जाता है सर, उसकी हम बात करते हैं भाई। हाँ, तो हम देखते हैं भाई कौन सा कि साहब वर्क डन एफ डी कोस थीटा कैसे आता है। क्या देखेंगे बेटे? एफ डी कोस थीटा कैसे आता है, आइए बात करते हैं। और एफ डी कोस थीटा क्यों याद करवाते हैं? बहुत बेसिक बेसिक बातें मैं सिखाने वाला हूं मेरे दोस्त, और मजा आ जाएगा आपको इन चीजों को सीखकर। ये एम मास का एक ब्लॉक है, यहां से एक फोर्स लगाया ऐसे, और अब की बार मैंने ये वाला एंगल ले लिया है बेटा थीटा। देखते रहे, डरे बिल्कुल नहीं। ये वाला एंगल ले लिए हैं हम, कितना? थीटा। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर क्या आएगा बेटा? अब एफ कोस थीटा। चलाने वाला कितना? एफ कोस थीटा। थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये ब्लॉक चल के इधर आ जाएगा यार। अरे क्या कहते हो? हाँ सर। कितना चलेगा? डी चलेगा सर। तो जो फोर्स का फॉर्मूला आया वो क्या आया? एफ कोस थीटा इंटू डी। तो डब्ल्यू आया क्या? एफ डी। अरे हाँ या ना? कोस थीटा। और क्या यही याद करना है? मैंने कहा हाँ। अब उसका एक रीजन है साहब। अगर यूनिट की बात कर ले, छोटी छोटी बातें करता हूं मैं, यूनिट की बात कर ले तो यूनिट हो जाएगा इसका क्या? न्यूटन मीटर, या यही क्या है? जूल है। हाँ सर। वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर और स्केलर। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? यही वो पॉइंट है जो आपको साइन थीटा और कोस थीटा का फर्क, डिफरेंस पता करने वाला है कि साहब वेक्टर है या स्केलर है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है बेटे? स्केलर है। कैसी है? स्केलर है साहब। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी है बाबू? स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है साहब वर्क डन, हाँ मैंने कहा स्केलर है, तो एक बात बताइए कि जब भी कोई दो फोर्स कैसा है? डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, फोर्स कैसा है? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर है। और कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है कि साहब स्केलर आ रहा है। तो कौन सा मल्टीप्लाई करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है या साइन आता है? कोस आता है। वापस से सुनने का कि जब भी कोई दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो फिर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कोस थीटा। ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। अब आप कहोगे वर्क डन स्केलर कैसे है सर? मैंने कहा एक ब्लॉक लिया, 2 न्यूटन का फोर्स लगा के 2 मीटर ऊपर भेजा। हाँ, 2 न्यूटन का फोर्स लगा के कितना ऊपर भेजा? 2 मीटर। कितना वर्क डन आया? 4 जूल। मैंने उतना ही फोर्स लगा के इतना ही इधर डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, 2 न्यूटन 2 मीटर। कितना वर्क डन आया? 4 मीटर। क्या वर्क डन डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो ये कैसा है? स्केलर है। और स्केलर होने की वजह से इसको लिखा गया एफ डॉट डी। क्या लिखा गया? एफ डॉट डी। क्या लिखा गया? एफ डॉट डी वेक्टर।
क्लियर है या कोई डाउट है? आज के बाद हमें वर्क डन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ डॉट डी होता है या एफ डी कॉस थीटा होता है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है जो आपके सामने है। इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट किया है बेटा, किससे? एस से। मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है। अब कुछ समझने वाली बात, इसको जब ओपन करेंगे तो ये एफ एस कॉस थीटा, हाँ सर, एफ क्या है साहब कि फोर्स है, फोर्स, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या? अरे बोलो देखे, क्या ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है? एस किसका डिस्प्लेसमेंट है? ऑब्जेक्ट का। अच्छा, और थीटा एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पर मेरा कोई ये वाला जो पॉइंट है ना यार बेटे, कौन सा वाला? ये वाला पॉइंट, ये बड़ा कमाल का है यार, ये कभी कभी उलझा देता है भाई। बच्चे ने ये रट रखा है साहब के डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कहा हाँ होता है। तो फिर मैंने क्या बोला, एक बार एक क्वेश्चन पूछा यार कि इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, हाँ, वर्क डन ऑलवेज जीरो, वर्क डन ऑलवेज जीरो, वर्क डन ऑलवेज जीरो। क्या कहते हो, सही है या गलत है? क्वेश्चन मार्क। अगर किसी ऑब्जेक्ट का यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है तो क्या वर्क डन हमेशा जीरो होगा? होगा क्या? नहीं, नो, नेवर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर्म वाला देखा, फॉर्म वाला ब्लॉक आपने फॉर्म देखा, फॉर्म फॉर्म पिचक जाता है। मान लो कि एक फॉर्म वाला ब्लॉक है ऐसे यहां पर, और ऐसे दीवार के सहारे सटा हुआ है। देखिएगा यहां पर हमने क्या किया, ऐसे फोर्स लगाया इस वाले पॉइंट ए पर। क्या ये फॉर्म वाला ब्लॉक है तो ये थोड़ी देर बाद ऐसे पिचक जाएगा क्या? ये पॉइंट यहां चला जाएगा, बोल हाँ या ना? ब्लॉक आगे जाएगा? बिल्कुल नहीं। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट जिस पॉइंट पे फोर्स लगा उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। आया क्या? यस सर, ये रहा। तो क्या वर्क डन जीरो है? नहीं, वर्क डन जीरो नहीं है। एक्चुअली डी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक नहीं होता है। तो आपने क्यों लिखा? यही सिखाने के लिए। या ये जो एस है ना बेटा, एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक नहीं है। क्या है फिर ये? तो उसको यहां लिखेंगे, एस या डी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। लिख लीजिएगा कि डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? अब हम क्या है कि कौन सी रिजिड बॉडी के साथ डील कर रहे होते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर रिजिड बॉडी के साथ डील कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होता है? सेम होता है। उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? बराबर, अगर बॉडी रिजिड है तो। और 99% केस में हमारे लिए यही रहेगा। क्या कहानी क्लियर है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो आगे बढ़ते हैं हम। अब कहानी क्या है सर? मैंने कहा जी देखिए, और कहानियां छोटी छोटी। अगर मैं कहूं कि साहब थीटा 0 डिग्री है, यानी कि फोर्स भी ऐसे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हैं, पहला केस, तो वर्क डन क्या आएगा बेटा? एफ डी कॉस जीरो। और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? +1।
तो प्लस एफ डी, यानी कि वर्क डन क्या आया बेटा, पॉजिटिव। यानी कि कॉस जीरो पे, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। दूसरा केस है कि थीटा कितना हो, 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है बेटे, 0। यानी कि फोर्स ऐसे हो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो, यस। तो वर्क डन कितना, एफ डी कॉस 90 कितना आया, 0 आया। फिर मैं आपसे कहूं क्या सर, अगर थीटा 180 हो जाए तो कोस 180 कितना होगा, -1, कितना होगा, -1। अच्छा, तो वर्क डन कितना आएगा, एफ डी कॉस 180, तो वर्क डन कितना आया, -FD, तो वर्क डन आ गया क्या, नेगेटिव। कितना आया है, नेगेटिव आया है। कितना आया है, नेगेटिव आया है। यानी कि थीटा 0 पे पॉजिटिव है, 90 पे 0 है और 180 पे नेगेटिव, यानी कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकता है। ओके, अच्छा भाई, अब वर्क डन हम 1 to 1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, 1 to 1 चीजें करेंगे हम वर्क डन के लिए। पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, सबसे आसान कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं तो सुनिएगा, एक क्वेश्चन में सब सिखा दूंगा। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे निकालना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सर, जैसे मैं आपसे कुछ बातें पूछ लूं, पूछ लो सर वहां क्या है, मैंने कहा जी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे, दे दो सर। हाँ, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है इस इंक्लाइंड प्लेन पर, ट्रक ले लो, कुछ भी ले लो, चल रहा है, ठीक जी, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये एंगल कितना है, कुछ भी ले लो, 37 ले लो। और यहां पर क्या है बेटा कि हमने एक ब्लॉक को रखा हुआ है जो रेस्ट पर है, चल रहा है, फिर भी ये क्या है, रेस्ट पर है, 2 kg का ब्लॉक। 2 kg का ब्लॉक है, अगर v वेलोसिटी से चल रहा है फिर भी रेस्ट पर है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड क्या है, वेलोसिटी है, रेस्ट पर है। इसका क्या मतलब है कि इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसीलिए तो रुका हुआ है। अरे हाँ या ना, नहीं तो नीचे आ जाता ना। हाँ, आपसे पूछा है फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड, पर किसका, तो पहला है फ्रिक्शन फोर्स का, बाय फ्रिक्शन फोर्स, बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब आपके दिल में क्या ख्याल आया साहब, क्या फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट लग रहा होगा रेस्ट पे, तो हाँ फोर्स कांस्टेंट है। 2 सेकंड में कितना आगे चला जाएगा ट्रक, तो सबसे पहले तो क्या फॉर्मूला लिख दीजिए, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कोस थीटा। अच्छा, एफ डी कोस थीटा में पहले तो मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा कि साहब 2 × 2 4 मीटर चल जाएगा, कोई बात नहीं। अब आपका काम है क्या कि सर हमें फ्रिक्शन निकालना, बताओ। पर क्या मुझे एक बात बताइए, यहां पे कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, नहीं, पर क्या ये रुका हुआ है, हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इधर कितना लगेगा, 20 mg sin थीटा, sin 37, तो ये 20 इंटू कितना आ गया बेटा, 3/5, तो कितना ये, अरे बोल, 12 न्यूटन। 12 न्यूटन इसको नीचे लाने की कोशिश में, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, ऊपर सर। अरे तो फ्रिक्शन ऐसे ही तो लग रहा होगा मेरे भाई, कितना, 12 ही लग रहा होगा। अरे बोल हाँ या ना, तभी तो रेस्ट पे जितना नीचे उतना ऊपर, तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी आ गया साहब, कितना, 12 न्यूटन। फिर मैं आपसे कहूं क्या कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, क्योंकि थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लग रहा है ऐसे, देख,
ये फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है ना आगे। हाँ, अच्छा एक बात बताइए मेरे को कि क्या सर, मैंने कहा इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस बनाई ना आपने की, हाँ यही है। मैंने कहा हाँ, ये एंगल कितना है 37, तो क्या ये भी 37 होगा? बोल बोल बोल। यस। तो क्या द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये होगा 180 माइनस 37 क्या? यस सर। तो जब आप यहां वैल्यू डालोगे cos 180 माइनस 37, अभी आपको थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा पर माइनस का, माइनस cos 37। बस आप फॉर्मूले में वैल्यू डालिए और आंसर हो जाएगा। तो W बराबर क्या बेटा? 12 इंटू 4 cos 180 माइनस 37। तो बेटे ये आ गया -12 इंटू 4 इंटू कॉस 37। तो -12 इंटू 4 इंटू कितना? cos 37, छोटे के साथ बड़ा 4/5। दिस इज द आंसर। अब बताओ क्या चमत्कारी लग गया इसमें आपको? बता दीजिए। कुछ ऐसा लगा? लगा हो तो बता दीजिए, नहीं लगा तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जी देखिए अगला, हम अगर बात करेंगे साहब, हमारे पास एक लिफ्ट है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालते हैं भाई, चर्चा करते हैं उन पे यार, वहां क्या है। और एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, इसमें देखिएगा ध्यान से कि ब्लॉक कितने केजी का है बाबू? मैंने कहा 2 केजी का। अच्छा, ये y बराबर 0 है, अभी लिफ्ट यहां पर है और लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ये। हाँ, तो आपसे पूछा है क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द ब्लॉक, ऑन द ब्लॉक व्हेन y इक्वल टू 4 मीटर। अब बताइए क्या ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा? हाँ, लिफ्ट को कौन चला रहा है? जो रस्से बंधे होते हैं, केबल बंधी होती है। पर ये ब्लॉक ऊपर क्यों जा रहा है लिफ्ट के साथ? जब हम लिफ्ट में बैठते हैं तो हम ऊपर क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि हम पे नॉर्मल लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? नॉर्मल। तो सबसे पहले इस ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल बना दीजिए। तो ब्लॉक का एफबीडी बना लो भाई। ब्लॉक 2 केजी का है साहब। कितने केजी का है? 2 केजी का है। ऊपर नॉर्मल, नीचे 20 सर। क्या ऊपर जा रहा है ए से? हाँ। क्या लिखेगा? n-20 या 20-n? n-20 बराबर क्या 2 इंटू ए। तो क्या n-20 बराबर क्या 2 इंटू 2? कितना आया? 24 आया। आया क्या? हाँ। अब क्या किया जाए? अब मैंने कहा वर्क डन निकाला जाए, एफ डी कोस थीटा। देखिए नॉर्मल ऊपर है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, हाँ, थीटा कितना है? 0। तो एफ तो 24, डी 4 और ये कोस 0। कितना आया? 61896 जूल। देख लो, आया है पक्का। मुझे लगता है कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालने में आपको कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना? बहुत बढ़िया। अब है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? फोर्स वेरिएबल कैसे होता है सर, बताइए थोड़ा। मैंने कहा जी देखिए, जब भी कोई बदलता है, चाहे जीवन में बदले या फिजिक्स में, छोड़ना नहीं है। पहले हम तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं। और इसे ही बोलते हैं इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन का काम ही यही है कि क्या करे वो, जब कोई चीजें बदलती है तो उनको तोड़ के जोड़ता है। जैसे अगर मैं कहूं कि वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा F डॉट डी, हाँ,
वेक्टर में। छोटा सा वर्कडन क्या मैं ऐसे लिख सकता था, एफ डॉट डी आर? अरे बोले भाई हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते थे आप। क्या एफ वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एफ एक्स आई के, अरे वाह, प्लस एफ वाई जे के, अरे वाह, प्लस एफ जेड के, अरे वाह। डी आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, डी एक्स आई के, बहुत सुंदर, डी वाई जे के, बहुत सुंदर, प्लस डी जेड के। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना आता है तुम्हें, आता है क्या? तो डी डब्ल्यू क्या लिखेगा बेटा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, अरे बोल, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ, एफ जेड डी जेड। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, ये लो। तो डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। कोई तकलीफ है? यानी कि सर वेरिएबल फोर्स के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आओ करते हैं कुछ। मैंने कहा जी आपसे कहें कि साहब एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, फाइंड वर्क डन फ्रॉम 1 to from x equal to 1 meter to x equal to 2 मीटर। x इक्वल टू 1 से 2 के लिए वर्क डन निकालना है, तो देखिएगा w बराबर क्या सिर्फ एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लगेगा, हाँ y और z जीरो है। बोल क्या कहते हो, एफ एक्स के वैल्यू रखिएगा बेटा यहां पर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। तो जो वर्क डन आया हमारा कितना आया भाई, ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट रखेंगे क्या, 1 से 2। अच्छा ये नहीं आता ना इंटीग्रेशन, बेटा x की पावर n dx क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही आएगा क्या? यस सर। तो ये कितना आ जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब बाई 3, 8/3 माइनस 1/3, क्या 7/3 जूल आया है? अरे आया है क्या? अरे वाह, दूसरा देखते रहना बेटे। मैंने कहा एफ वेक्टर बराबर दिया है कितना, ध्यान से सुनना, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है 3 के प्लस 2 जे के प्लस 5 के। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। तो हम क्या करें साहब, वर्क डन बराबर क्या, एफ डॉट डी करेंगे। अब जिसको डॉट प्रोडक्ट ही नहीं आता तो फिर कुछ हो नहीं सकता, पर डॉट प्रोडक्ट में कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो मैंने कहा बताओ भाई, तो सर देखो भाई, मैंने कहा बोलो एफ की वैल्यू, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो 3 + 4 + 15, ओ हो। अरे आया है, हाँ सर 22 आया है सर जूल में। पर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, एक्स आई के प्लस वाई जे के, वर्क डन किसके लिए, वर्क डन फॉर, देखो 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 देखो, 1,2 2,3, देखो भाई, हाँ सर। अब इसमें क्या करते भाई, इसमें आपको क्या वेरिएबल फोर्स है, हाँ, जबकि ये कांस्टेंट फोर्स था, हाँ। कांस्टेंट फोर्स में तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट कर दो, वेरिएबल फोर्स में सर इंटीग्रेशन करेंगे, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। यस सर, एफ एक्स कितना है, मैंने कहा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, कहां से कहां तक, x का लिमिट 1 से 2 और y का लिमिट 2 से 3, 2 से 3 नहीं आया,
ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख लेगा क्या, 2 से 3 इसकी और 1 से 2 इसकी। आया क्या, बोले भाई। हाँ जी, तो बात समझ आ गई है क्या, पक्की बात है, सोच लीजिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए आगे की कहानी। ये क्वेश्चन जब हमें समझ आया तो हमने कहा कि यार हम तो ऐसे क्वेश्चन तो कर सकते हैं, ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन है सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आसान है भाई, क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो थ्योरेटिकल चीजें जो आपकी लिखी हुई होती हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं साहब, है ना। तो ये वही फॉर्मूला कैसे आया, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा की जो कहानी है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। फॉर्मूला एफ डी एफ डॉट एस कैसे आया सब कुछ हम पढ़ चुके, बस दिखाने के लिए लाया हूं। थोड़ा सा ये देख लीजिए, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, एसआई यूनिट जूल होता है, 1 जूल में 1 न्यूटन और 1 मीटर होता है, और 10 की पावर 5 डाइन होता है क्या, 1 न्यूटन। 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये कमाल का और काम का था जो याद रखना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि द वर्क डन इन होल्डिंग 15 kg सूटकेस व्हाइल वेटिंग फॉर अ बस फॉर 15 मिनट। हाँ, कितना वर्क डन आपने किया किसी बैग को होल्ड करके, कितना वर्क डन किया। मान लो कि भाई साहब मैं ये मोबाइल होल्ड करके खड़ा हूं 15 मिनट तक, मैंने कोई वर्क किया, बिल्कुल नहीं। हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कोई वर्क नहीं किया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या, सर्कुलर ट्रैक रेडियस आर वर्टिकल प्लेन ए बी इज अ वर्टिकल डायमीटर, द वर्क डन इन मूविंग ऑफ अ मास एम अलोंग द पाथ ए सी डी इज, ए सी बी होना चाहिए, बिल्कुल ए सी बी है। इस ए सी बी पाथ में ये चलता है तो वर्क डन बताना है साहब। क्या बताना है, वर्क डन किसका, एम जी का। मान लो कि एक ब्लॉक है यहाँ पे जिसमें फोर्स लग रहा है नीचे एम जी, ठीक है जी। हाँ सर, तो हमें वर्क डन बताना है साहब। क्या बताना है, वर्क डन। किसका वर्क डन बताना है, द वर्क डन इन मूविंग मास एम अलोंग द पाथ। अच्छा, हम कोई फोर्स लगा के ले जाएंगे इसको यहां से यहां पर, हाँ। तो हम कितना फोर्स लगाएंगे साहब, एम जी के बराबर ही फोर्स लग रहा होगा। अब बात यह है साहब क्या, कि जब ये यहां से यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 2r होगा। क्या होगा, 2r। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक फोर्स से नीचे एम जी, हाँ इसको यहाँ ले जा रहे हैं, भले ही रास्ते से ऐसे चलाकर ले जा रहे हैं, पर हमने कैसे कि मान लो कि एक फोर्स लगाता और ऊपर ले जाता 2r हाइट पर, हाँ। तो क्या ये f का वैल्यू mg के बराबर हो सकता है। अब आप कहोगे कि बिल्कुल नहीं सर। मैं आपसे कहूं कि ये 10 न्यूटन है और ये 10.0000001 है, तो लगभग 10 ही तो लिखूंगा, हाँ या ना। हाँ सर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, हाँ या ना, यस। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं वर्क डन को, mg इंटू 2r, यस सर। अच्छा, इस बात में और भी क्लैरिटी आएगी आपको जब हम कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ रहे होंगे। ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है बेटा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। क्या, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो होमवर्क में डाल सकते हो, या अभी थोड़ी देर बाद इसको जब करेंगे तब हम। ये क्वेश्चन को देखिए, पॉइंट फोर्स दे रखा है, अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल विच डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द पॉइंट आर, यानी कि 0,0 से यहां तक ला रहे हैं। द वर्क डन ऑफ द पार्टिकल इज, क्या एफ डॉट आर करेंगे, बोल हाँ या ना सर। 5 इंटू 2 10 माइनस कितना 3 7 आया सर, प्लस का। देख लीजिए कितने आसान आसान से हैं। अब टाइप ऑफ वर्क्स, टाइप ऑफ वर्क, कितने टाइप फोर्स के वर्क निकाले हमने। एक तो निकाला हमने कांस्टेंट फोर्स का निकाल लिया है सर, वेरिएबल का निकाल लिया है। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और हमारे काम की बातें होगी, है ना। टाइप ऑफ वर्क में इन्होंने बोला साहब पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते, ये नेगेटिव वर्क की बात कर ली इन्होंने।
फिर बात करें कि ऐसे ऐसे हम चलते रहे, चलते चलते चलते, ये सब पढ़ा चुका हूं भाई, सिर्फ आपके थ्योरी के लिए लाया हूं। अब देखिए एक क्वेश्चन, इसको देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हम कर रहे हैं एग्जाम्पल में। एक आदमी जो दीवार को फुस करता है, ऐसे धक्का देता है, तो क्या वो वर्क करेगा? कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। वर्क डन हिमसेल्फ कितना आ गया बेटा? जीरो आ गया है। चलिए भाई, अ मैन पुशेस a wall and fails to displace it, it does zero या no work at all. A man is rowing a boat upstream in the spite of the boat is found to be not moving with respect to the bank. The work done by the man. ये अच्छा था थोड़ा सा, ये होमवर्क में जाएगा बेटे, और लिख ले सोचे। रिलेटिव का खेल है थोड़ा सा। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब कुछ और बातें करते हैं भाई एप्लीकेशन ऑफ वर्क की कहानी में। एप्लीकेशन ऑफ वर्क, वैसे तो वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह हमें पढ़ना है, पर हमने अभी तक की नॉलेज में जो जो पढ़ा उसी पे हम आगे चर्चा कर रहे होंगे हम। ठीक है यार, ये थ्योरी आप पीडीएफ पे देख लेना, वैसे आपको थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपका दिल रखने के लिए फिर मुझे थ्योरी में आना पड़ता है। बात यह है कि हमने क्या क्या देख लिया, वेरिएबल फोर्स का देख लिया, कांस्टेंट फोर्स का देख लिया, अब हम देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, किसको कहते हैं भाई? ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। सुनिएगा, वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। क्या कहलाते हैं? अरे बोलिए, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। जैसे सर, मैंने कहा सुनिएगा, बड़ी कमाल की बातें सिखाऊंगा। ये हमारे पास क्या है भाई? इंक्लाइंड प्लेन है। हाँ, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है भाई, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है एम मास का। इस एम मास के ऑब्जेक्ट को ए से बी ले जाना है। हाँ, ये एंगल थीटा है। रास्ते बहुत है ले जाने के लिए। पहले आप बोल सकता है इधर ले जाओ, हाँ, फिर ऐसे ले जाओ, एच हाइट है ये। और आपसे वर्क डन कौन से फोर्स का पूछा है? आपसे वर्क डन पूछा है ग्रेविटी का। वर्क डन बाई ग्रेविटी बताना है आपको, तो WmG। इस रास्ते से अगर हम बात करें तो देखिए mg लग रहा होगा नीचे बेटा, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट इधर, थीटा कितना? 90। तो यहाँ पे तो w क्या आ जाएगा? 0। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो mg लग रहा होगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, थीटा कितना हो गया? 180। तो cos 180 कितना हो गया? माइनस का 1। तो वर्क डन कितना आ गया बेटा? माइनस mgh। नहीं आया है? आया है। तो वर्क डन बाई mg, टोटल वर्क डन मिला के कितना आया? बोल, पहले रास्ते से माइनस mgh सर। बहुत सुंदर, पहले रास्ते से। आपने कहा कि नहीं सर हम तो ऐसे ले जाएंगे जी। मैंने कहा कैसे? कि ऐसे, ऐसे ले जाएंगे, यहां पर कहीं पर ऐसे लाएंगे और ऐसे ले जाएंगे। तो मैंने कहा देखिएगा, जब आप ऐसे ले जा रहे हो तो इसमें इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस में फोर्स लगता है mj साइन थीटा। हाँ, कैसा लगता है? mj साइन थीटा। और ये s ले लीजिए, इस वाले लेंथ को क्या ले लीजिए? s। डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स कहां लग रहा है mg का? नीचे भाई। तो वर्क डन दूसरे रास्ते के लिए क्या आएगा? mg का mj साइन थीटा। हाँ सर, ये तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट s। क्या cos 180 है? यहां पर भी देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और ये नीचे है, तो ये माइनस का। सर क्या सेम आया है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं आया। आया है। साइन थीटा निकालिए इस वाले ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, h बाई एस। साइन थीटा की जगह वैल्यू रखे, देखिए माइनस mg h बाई एस इंटू एस। अरे सेम आया है सर। यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पहले वाले रास्ते से भी वही, दूसरे वाले रास्ते से भी वही। ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन, सॉरी, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो बात समझ में आ गई होगी यार ये कि क्या, कि
कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। चलो बहुत बढ़िया, ये तो बात समझ में आ गई साहब हमें। अच्छा तो एक बात बताइए, कंजर्वेटिव फोर्स हैं कौन कौन से? कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव हैं, कोई बताएगा क्या? कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? तो आंसर है भाई इसमें कि साहब कंजर्वेटिव फोर्स ये हैं। देखते हैं अभी कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स हैं। फ्रिक्शन फोर्स है क्या? नहीं। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है सर। ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव है सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है सर। क्या कूलम फोर्स भी कंजर्वेटिव? हाँ, 12th में जितने भी फोर्स आप पढ़ोगे वो सारे के सारे कंजर्वेटिव है और उनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। उनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कंजर्वेटिव होता है। चलिए तो लिखिए फटाफट से क्या कि कंजर्वेटिव कौन होता है। ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है क्या कहलाते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। वर्क डन ऑफ दैट फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ इज नॉन एज कंजर्वेटिव फोर्स। और जिन फोर्सेज का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं कि साहब ये जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अगर हम बात करें कि साहब ये कौन कौन से हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो ग्रेविटेशन है, देख लीजिएगा एग्जाम्पल में क्या बेटा, ग्रेविटेशन। ठीक है साहब, कौन सा है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन है सर। ठीक है, हाँ। स्प्रिंग फोर्स है सर। क्या है? स्प्रिंग फोर्स है साहब। ठीक है, ग्रेविटेशन है, स्प्रिंग फोर्स है, हाँ। मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है सर। कूलम फोर्स है, बहुत सारे हैं। आपसे कोई कहे कि साहब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा फ्रिक्शन। कौन सा? फ्रिक्शन। अच्छा, और क्या? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स हम कहां पढ़ेंगे? विस्कोसिटी में, फ्लूइड के अंदर। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं। अब साहब इनकी क्या कहानी है, मैंने कहा देखिएगा, हम क्या जानते हैं कि हमसे तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि मैं आपसे कहूं कि साहब ये एफ एक फोर्स है, हाँ, 3 i k प्लस 2 j k, हाँ, क्या ये कंजर्वेटिव है? मेरे से ये कहा जाए कि साहब ये क्या है? एक्स आई के प्लस वाई जे केप। यस सर। और एक और फोर्स है मेरे पास, क्या? वाई आई केप। ये देर आर 3 फोर्सेस। अब आपको ये बताना है कि साहब इनमें से कौन कौन सा कंजर्वेटिव और कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। ये वाला क्या कंजर्वेटिव है? ये है या दो दो है, एक नहीं है? बताइएगा भाई। तो हमें कुछ नहीं करना, ऐसे वर्क डन निकालना है। हाँ सर, वर्क डन निकालने के लिए क्या मैंने कहा जी, एफ एक्स डी एक्स, यस सर, प्लस एफ वाई डी वाई होता है। इंटीग्रेट कर देते हैं सर। ये तो कांस्टेंट है सर, इंटीग्रेट नहीं करते तब भी चलता। अच्छा, तो पहले मैं वैल्यू डालता हूं 3dx प्लस 2dy का इंटीग्रेशन। क्या ये 3x आ जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा? 2y। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो भाई। नहीं है। ये बोलता भाई साहब कि 0,0 से इसको 1,1 तक ले जाने में वर्क डन निकालना है। तो हम लिमिट डाल देते 0 to 1, 0 to 1। तो ये कितना आ जाता? 3 into 1 प्लस कितना? 2 into 1। अरे बोल भाई, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट 0 है तो उसका कोई रोल है ही नहीं, 5 जूल आता। सेम क्वेश्चन बेटा ये वाला पूछा कि 0,0 से 1,1 तक ले जाने में वर्क डन कैसे करें भाई? कि साहब देखिए, वही एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। अच्छा, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन सर। क्या ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया है? क्या ये वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया है? अरे बोले भाई, आता है। अब क्या होगा कि सर 0,7 0,7 0,7 0,7, तो सर 1 डाल दो तो 1/2 प्लस 1/2 1 जूल। लिमिट रखनी आती है ना?
हाँ, अब इसका देखो सर, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। सर ये तो वाई दिख रहा है, मैंने कहा आई को आई केप के साथ है, क्या है, वाई डी एक्स। क्या ऐसा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है? वाई भी बदल रहा है, एक्स भी बदल रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसका इंटीग्रेशन तब पॉसिबल है जब वाई पता हो कि साहब y बराबर एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू एक्स है। y बराबर एक्स स्क्वायर का रास्ता पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स का रास्ता स्ट्रेट लाइन है। हाँ, तो दोनों के लिए जैसे जैसे y बदलेगा वर्क डन अलग अलग आएगा। हाँ, इसका मतलब यार ये वाला कैसा फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। समझ आया, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव में ये कैसा है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है। ये भी कैसा है, कंजर्वेटिव है। क्यों है, यही तो बात है। क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? हाँ, कंजर्वेटिव है। जो इंटीग्रेट हो सकता है वो भी कैसा है, कंजर्वेटिव है, क्योंकि ये x डज नॉट डिपेंड्स ऑन y एंड y डज नॉट डिपेंड्स ऑन x। डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, जबकि यहां पर जब तक y x के फॉर्मेट में नहीं मिलेगा तब तक आप वर्क नहीं निकाल सकते। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की। अब कहानी क्या है सर, अब कहानी क्या है सर? हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि इसके कि साहब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो आपको डेफिनेशन वाइज क्या बताना है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दैट फोर्स डज नॉट वर्क डन ऑफ दैट फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। और जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है वो क्या कहलाते हैं साहब? वो कहलाते हैं हमारे, बोलिएगा क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्या कहानी होगी, मैंने कहा जी एनर्जी पे चर्चा कर रहे होंगे। किस पे भाई? एनर्जी पे। आपके लिए सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। एनर्जी क्या होता है? मैंने कहा वर्क और एनर्जी एक ही बात है। वर्क इक्वल टू क्या है? एनर्जी है। हाँ या ना? एनर्जी दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और एक होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहब पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है साहब? तो मैंने कहा जी देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कैसे और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो देखिए सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है? एक एनर्जी गेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक होते हैं ग्रेविटेशनल। अरे कौन से? ग्रेविटेशनल है, हाँ सर। और एक है क्या हमारे पास? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आपके 11th के एग्जाम में ये वाले जो एनर्जी हैं दोनों इंपॉर्टेंट हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी। ठीक है साहब, एनर्जी। अब क्या किया जाए भाई? अब क्या किया जाए कि साहब ये पोटेंशियल एनर्जी है, पर पोटेंशियल एनर्जी, जब एक बात बताइए सर, वर्क ही अगर एनर्जी है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्यों लाया गया? पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्यों लाया गया? मैंने कहा जी पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी, देखिएगा सुनिएगा, कहानी बड़ी प्यारी सुनाता हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है। कैसे भैया? कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, मैं इस रास्ते से जाऊं या फिर इस रास्ते से जाऊं यहां पर, या सीधे रास्ते से जाऊं, अगर यहां वर्क डन मुझे 10 जूल 10 जूल 10 जूल
क्या सभी जगह 10 जूल करना पड़ेगा अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो? हाँ सर। ए से बी तक जाने में मुझे जो वर्क डन है, किसी भी रास्ते से चला जाऊं, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, तो ये 10 जूल रहेगा। तो मैं हर रास्ते के लिए वर्क डन क्यों निकालूंगा? एक नई डेफिनेशन बना के एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना दी गई जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोला। क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी बोला। पर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते, अगर हम किसकी बात करते, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो हर रास्ते के लिए वर्क डन अलग अलग आ रहा होता। और अगर हर रास्ते के लिए वर्क डन अलग अलग आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। क्या बात समझ आई है बेटे? अब मैं आपसे कहूं कि साहब मैंने ये नहीं बोला कि किसका वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, एक एम मास का ऑब्जेक्ट है। हाँ सर। इसको मैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है कि नीचे लग रहा है एक mg फोर्स, हाँ, और ऊपर क्या लग रहा है? F एक्सटर्नल। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स क्या होगा? बराबर। जितना नीचे लग रहा होगा उतना ही तो ऊपर लग रहा होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। इसको यहां ले जा रहा हूं, ए से बी ले जा रहा हूं। कितनी हाइट पर बेटे? h हाइट पर। कितनी हाइट पर? h हाइट पर। अब आपसे ये पूछा है कि बताइए वर्क डन। मैंने कहा जी किसका? ये बताओ वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का, कि साहब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स तो सर mg है, डिस्प्लेसमेंट h है, और कॉस थीटा जीरो है। अरे जीरो है ना, फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन आया बेटा, वो आया कितना? प्लस का mgh। बहुत सुंदर। मैंने कहा जी अब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन बताइए, यानी कि mg का वर्क डन बताइए। mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसका वर्क डन बात कर रहे हैं। कौन है ये? कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन है? कंजर्वेटिव है सर। तो WC क्या आएगा जी साहब? मैंने कहा देखिएगा कि mg है, h है, और cos 180 है साहब। फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। क्या WC माइनस का mgh आया है? अरे हाँ या ना? कमाल की बात यह है कि आपको यह बताना है कि इन दोनों में से कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है। सर एनर्जी वर्क डन होता है, हाँ मैंने कहा दो दो वर्क डन है। एक कंजर्वेटिव फोर्स का है जो नेगेटिव में आ रहा है, और एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा? वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है, एक्सटर्नल एजेंट का है या कंजर्वेटिव फोर्स का? बच्चा किताबों में पढ़ लेता है कि साहब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया। मैंने कहा हाँ, तो कि सर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा ना 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 ना। काहे भाई? कि इसलिए भाई कि ये ब्लॉक है। हाँ, मैं आपसे कहूं कि ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मेरा फोर्स कहां लग रहा है? मैं एक्सटर्नल एजेंट ऊपर। ये नीचे आ रहा है, फोर्स कहां लग रहा है? मेरा मेरा मेरा। ये नीचे आ रहा है, मेरा फोर्स कहां लग रहा है? नीचे ना, ऊपर ही लग रहा है। मैं छोड़ दूंगा अपने आप ही गिर जाएगा भाई, मैं छोड़ दूंगा अपने आप ही गिर जाएगा। ये ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, मेरा फोर्स तो ऊपर ही लग रहा है बेटे। हाँ, तो मान लो मैं इसको ऊपर लेकर गया, क्या मेरी एनर्जी कम हुई? हाँ, गई कहां? मेरी एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुई है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि साहब पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नहीं है, ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है। पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। यानी कि साहब एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन आया था प्लस mgh, यही पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? U से। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना आया था सर? माइनस mgh। अब ध्यान से सुनना, ये साहब पोटेंशियल एनर्जी है, तो U बराबर क्या?
mgh। हाँ, अब क्या mgh बराबर यहां से देखिए mgh इक्वल टू क्या माइनस डब्ल्यू सी है। हाँ, तो क्या u इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी लिख सकता हूं? यस। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन जो किताबों में लिखी होती है वो तो क्या लिखी होती है कि पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू सी? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रख लो तो कोई बुराई नहीं है। बहुत सुंदर। अब कहानी क्या है साहब? मैंने कहा कहानी बड़ी प्यारी है, कमाल की है, जबरदस्त है, जोरदार है। क्या है पर वो? मैंने कहा ऐसी बात है कि हमने ये तो जान लिया कि साहब जब इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले गए, यहां से यहां ले गए। मैं वापस से डायग्राम बनाता हूं आपके लिए कि एक ऑब्जेक्ट है m मास का और उसको एक्सटर्नल एजेंट ऐसे फोर्स लगाकर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर ले जाएगा तो mg लगेगा, नीचे भी mg लगेगा। कितनी हाइट पर ले जाएगा कि h हाइट पर। हाँ, तो जो वर्क डन आया एक्सटर्नल एजेंट का ए से बी ले जाने में कितना आया रे? वर्क डन आया सर कितना? प्लस का mgh। क्या यही पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ, कितनी है? mgh है सर। मैंने कहा ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, कहां से कहां ले जा रहे हैं सर? मैंने कहा ए से बी। तो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी ए की है या बी की है? ये ए की है या बी की है? ये ना ए की है ना बी की है, ये दोनों की है। किन की है? दोनों की है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। ये जो आपने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी mgh प्लस का, ये दोनों की है। ये ना ए की है ना बी की है, तो इसको u नहीं du लिखा जाएगा। ये वर्क डन है बिटवीन ए एंड बी। क्या? ए एंड बी। तो इसको लिखा जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर प्लस mgh। अच्छा सर, हमें ए की चाहिए तो और हमें बी की चाहिए तो क्या करेंगे? अगर किसी भी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है, ध्यान से सुनना, यही कमाल की बातें हैं। अगर हमें किसी भी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो एक जगह जीरो मानना होगा। क्या मानना होगा? जीरो। आपकी इच्छा हो जहां जीरो मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि एक बालक ने कहा कि साहब यहां की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यू इनिशियल जीरो लिखेगा तो ये जीरो हो गया, तो यू फाइनल क्या प्लस का आएगा? मैंने कहा हाँ, यहाँ क्या प्लस का mgh। दूसरे बालक ने कहा कि नहीं साहब हम तो यहां जीरो मानेंगे, तो क्या ये यू फाइनल जीरो हो गया? हाँ, तो ये जीरो तो यू इनिशियल क्या आएगा? माइनस mgh। सीखा क्या हमने कि सर हमने यहां जीरो माना, इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशन की और इसके नीचे क्या है? नेगेटिव है। जहां जीरो माना उसके ऊपर पॉजिटिव और उसके नीचे नेगेटिव है। जैसे कि अगर मान लो रेफरेंस पॉइंट ये है कि साहब यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है, इसके ऊपर एच हाइट पे क्या लिखेगा? प्लस का mgh। इसके नीचे एच हाइट पे क्या लिखेगा? माइनस mgh। बस यही कंसेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी लिखना नहीं आता बच्चे को, पर क्या कहानी है कि एक जगह जीरो माने ऊपर पॉजिटिव लिखी जाएगी और नीचे नेगेटिव। खेला खत्म। आगे बढ़ते हैं अब और सुनते जाओ कि क्या। मैंने कहा जी ये तो समझ में आया ना, डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी आर है क्या? अरे बोल हाँ या ना। सॉरी, माइनस का डी डब्ल्यू सी है क्या? हाँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का एफ डॉट डी आर लिख सकता हूं? बोल हाँ या ना। क्या मैं एफ को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डी यू बाई डी आर लिख सकता हूं? बोलेगा क्या? यस, बिल्कुल लिख सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, डी यू इक्वल टू क्या? माइनस डी डब्ल्यू सी। देन आगे क्या कहानी चलेगी साहब? मैंने कहा जी ये तो नेट फोर्स है। हाँ, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और तो फोर्स के क्या कंपोनेंट होते हैं? हाँ या ना? क्या स्पीड तेज हो रही है? ध्यान से सुनते रहे मेरी बातों को। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसके कंपोनेंट होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि साहब एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, ये क्या होगा? तो यहां पे इसको ऐसे लिखा जाता है माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड। अब आप कहोगे कि सर ये डी की जगह डेल कैसे आ गया? ये डेल है बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल का क्या मतलब है? डेल का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी समझाएंगे, अभी
समझाएंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। हाँ, अब मैं आपसे कहूं कि एफ वेक्टर लिखना है, क्या लिखेगा? एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के नहीं आया है, वैल्यू डालेंगे माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स आई के माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई जे के माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई के। ये है फोर्स का फॉर्मूला। किसका? फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन समझा दीजिए। मैंने कहा ये 11 स्टार कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं आपको चीजों को बड़े प्यार से। हाँ, तो देखिए इधर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भाई कि u इक्वल टू है एक्स स्क्वायर वाई जेड। हाँ, आपसे पूछा है कि फाइंड एफ नेट इन वेक्टर फॉर्म। नेट फोर्स निकालना है वेक्टर फॉर्म में। हाँ, तो मैंने कहा ये देख, एफ वेक्टर बराबर क्या? एफ एक्स आई केप होता है प्लस एफ वाई जे केप होता है प्लस एफ जेड के केप होता है। हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। एफ एक्स क्या होगा? माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स होगा। क्या होगा? माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स होगा। अब ये पार्शियल कैसे करते हैं? मैंने कहा बेटे, जब आपने a इंटू बी वाला डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो जिसका करते हैं उसका करते हैं और दूसरे को बाहर रखते हैं। हाँ या ना? पहले वाले का करते हैं, दूसरे को बाहर रखते हैं, फिर दूसरे वाले का करते हैं और पहले वाले को बाहर रखते हैं। पर ये पार्शियल कहता है कि जिसका करना है उसी का करते हैं, बाकी को बाहर रखते हैं। किसका कर रहे हैं? एक्स का। तो क्या y और z बाहर आ जाएगा? हाँ, तो d अपॉन डी एक्स क्या? एक्स स्क्वायर। बाकी सब कांस्टेंट मानना है। क्या आ गया बेटे? माइनस वाई जेड 2x। मैंने कहा एफ वाई क्या आएगा? माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई। तो y का कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर जेड बाहर आ गया, d अपॉन डी एक्स वाई का कितना होगा? सॉरी, d अपॉन डी वाई, सॉरी वे डेल चल रहा है यार, डेल अपॉन डेल्टा वाई और ये y क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एफ जेड बताइए सर? माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू बाई, अरे बोल बोल, अरे बोलना, डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड। तो क्या एक्स स्क्वायर वाई को बाहर रखा जाएगा? यस, डेल्टा जेड सिर्फ जेड का होगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर। ओहो हो, क्या ही चमत्कार किया तुम्हारे मास्टर ने। ये वाई जेड था, यहां वाई, ये वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा आपका बेटे एफ एक्स माइनस 2xy जेड आई के माइनस एक्स स्क्वायर जेड जे केप माइनस एक्स स्क्वायर वाई के केप। दिस इज द आंसर। देखिएगा कितना प्यारा और आसान सा। सिंपल सी बात यह है कि जिसका करना है उसी का करना है, बाकी को बाहर रखना है, खेल खत्म। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी शायद। अब आपने ये बात सीख ली, वो बात सीख ली, फिर अगली बात सीखते हैं भाई। इतनी बातें ही सीख ली तो कि साहब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आ गई। मैंने कहा हाँ। क्या हमें स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना आना चाहिए? यस सर। तो लिखो ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखते हैं भाई, चलो देखते हैं भाई ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सुनिएगा, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये? मैंने कहा ये स्प्रिंग है। क्या ये नेचुरल लेंथ में है? हाँ। अगर ये नेचुरल लेंथ में है तो क्या इसको मैं एक्स लेंथ इंक्रीज कर सकता हूं एफ फोर्स लगा के? हाँ। क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है? यस सर। बोल हाँ या ना? हाँ। तो देखिएगा इसको कितना एक्सटेंड करने पे, एक्स एक्सपांड करो या फिर कंप्रेस करो, हम दोनों केस में निकाल सकते हैं। कांस्टेंट इसका के है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होती है सर। मैंने कहा हाँ होती है। तो एक्सटर्नल एजेंट तो फोर्स कितना लगेगा? जितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा उतना ही फोर्स कौन लगा रहा होगा? एक्सटर्नल एजेंट। कितना लगाएगा? के एक्स। अच्छा, क्या ये वेरिएबल फोर्स है?
हाँ, तो क्या हम यहाँ पे x पे जाके इसका dx डिस्प्लेसमेंट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स भी इधर है, थीटा कितना हो गया? 0। तो देखिए बेटा, एफ डी कॉस 0 नहीं आया, एफ डी एक्स कॉस 0, एफ की वैल्यू के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक सर? नेचुरल लेंथ से x तक, 0 से x तक, क्या आया है? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या यही पोटेंशियल एनर्जी है? अरे बोल हाँ या ना। हाँ। अरे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है। सर ये तो एक्सपांड कर रहे थे, कंप्रेस करते तो क्या नेगेटिव आती? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद करके देखोगे, ये होमवर्क है। आप चाहे एक्सपांड करो या कंप्रेस करो, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं आएगी। हाफ के एक्स स्क्वायर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब है इसमें बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है भाई? मैंने कहा बड़ी आसान है। दुनिया के जितने भी फोर्स है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, फोर्सेस इज इक्वल टू क्या कर सकता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दुनिया के जितने भी फोर्स है, अगर किसी ब्लॉक पर वर्क करेंगे, किसी पे भी वर्क करेंगे, तो वो सिर्फ क्या कर सकते हैं? उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे मैकेनिक्स में जो फोर्स काम आएंगे, जैसे मान लो स्प्रिंग है, यस सर, प्लस वर्क डन बाई mg है, यस सर, प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन है, यस सर, प्लस वर्क डन बाई सूडो है, बोलिए यस सर, इक्वल टू क्या? के फाइनल माइनस के इनिशियल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? दुनिया के जितने भी फोर्स है उनका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज ला सकता है। अच्छा सर, अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए देखें, फिर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए देखें, और फिर दोनों के लिए भी देख सकते हैं भाई। हाँ सर, तो देखेगा W वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। अच्छा, क्या सिखाने वाले हो? मतलब मैंने कहा तुमने एनर्जी कंजर्वेशन सुना है? हाँ, तो देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या लिखू? डेल्टा के। हाँ सर, क्या इसको डी डब्ल्यू सी लिख दे दो? अरे बोल भाई, क्या मैं इसको डी डब्ल्यू सी लिख सकता हूं? क्योंकि ओनली कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। हाँ, तो एक बात बताइए, डी डब्ल्यू सी क्या होता है? माइनस डी यू होता है, या डी यू इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी डब्ल्यू सी होता है। माइनस डी यू बराबर क्या? डेल्टा के ई है। यस, क्या है? डेल्टा के ई है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल? बोले, और इसको के फाइनल माइनस के इनिशियल देखता जाना, माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल, और ये हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल इनिशियल को एक तरफ, फाइनल फाइनल को एक तरफ। देख, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, और ये के फाइनल प्लस यू फाइनल। ओहो, ये क्या आया है? ये इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे टोटल एनर्जी बराबर है पहले वाली और बाद वाली, यानी कि टोटल एनर्जी यही तो होती है। सर आपने तो ये एनर्जी कंजर्वेशन सिखा दिया है। मैंने कहा यस, टोटल इनिशियल एनर्जी बराबर क्या? टोटल फाइनल एनर्जी। यही एनर्जी कंजर्वेशन है। यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन कब किया जाता है? जब सिर्फ और सिर्फ वर्क डन क्या हो? वर्क डन बाय किसका हो? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि सर मैंने कहा देखिए, ये क्वेश्चन तो आपने किया ही होगा, अरे वनडी में भी किया होगा, कि साहब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और ये h हाइट नीचे आता है, तो यहाँ वेलोसिटी निकालो इसका। हाँ, तो निकाल देंगे सर, v वेलोसिटी आएगी।
और उसका आंसर है साहब कितना, मैंने कहा इसका आंसर mg√2gh है। हाँ, पर सर वो तो हमने मोशन अंडर ग्रेविटेशन निकाला। हाँ, तो यहां एनर्जी कंजर्व करो। ठीक है, कर देंगे सर। मैंने कहा यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी है सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या एक जगह जीरो मानना पड़ता है? हाँ, आपने कहा कि साहब नीचे जीरो मान लो, ले जीरो कहां माने सर, जीरो कहां माने? मैंने कहा जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी जिन दो पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन करोगे उनमें से किसी भी एक पॉइंट पर एनर्जी जीरो मान ले। मेरी बात ध्यान से सुनना, जिन भी दो पॉइंट के बीच में ये ए है और ये बी है, हाँ, या तो यहां जीरो मान या यहां जीरो मान, जिनके बीच में आप कंजर्व कर रहे हो। आपने कहा साहब मैंने पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो मानी, तो अब आप क्या करोगे ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है साहब, प्लस का mgh। कहां है भैया कि सर यहां जीरो तो ऊपर प्लस mgh होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है रे इनिशियल साहब, वो जीरो है क्योंकि रुका हुआ है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है रे, यहां ही जीरो माना है तो ये जीरो है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है रे फाइनल, सर हाफ mv²। वेलोसिटी आ गई यार, क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा अरे वाह, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे भाई, पहली वाली बराबर बाद वाली। सर पहली वाली टोटल है mgh प्लस का जीरो, बाद वाली जीरो प्लस हाफ mv²। क्या तुम्हें नहीं लगता m से m गया, क्या v बराबर √2gh आ रहा है? यस। दूसरे बालक ने कहा कि नहीं सर आप दूसरी जगह जीरो मान के करके बताओ क्या सेम आएगा। मैंने कहा यस, यही था ना? हाँ यही था सर। तो मैंने कहा देख ये हाइट h है, हाँ, कहाँ जीरो लो सर, ऐसे भी कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, यहाँ वेलोसिटी v आ गई तो यहाँ जीरो ले लो सर। तो मैंने कहा पहले वाली जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी पहले वाली जीरो है, यहाँ क्या लिखेगा पोटेंशियल एनर्जी बाद वाली माइनस mgh, ऊपर जीरो है तो नीचे माइनस का, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv²। बोला आया क्या? हाँ, तो देख जीरो प्लस जीरो इक्वल टू माइनस mgh प्लस का हाफ mv²। पहले वाली बराबर बाद वाली, मुझे नहीं लगता कि अब कोई तकलीफ में जिएगा। m से m कट गया, v बराबर क्या, √2gh। कोई दिक्कत? कैसे भी आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि साहब इतनी सारी बात होने के बाद हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। WET, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है साहब, लगाओ 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 लगाओ। मैंने कहा लो भाई लगाया। अभी कैसे? ऐसे मैंने कहा ये देखो ये ब्लॉक है, हाँ, ये 2 kg का है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। हाँ, क्या ये फ्रिक्शन वाले सरफेस है? हाँ, क्या आगे जाके रुक जाएगा? यस। तो पूछा है कि कितनी डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगा, डिस्टेंस आफ्टर ब्लॉक विल स्टॉप डी पूछा है। क्या पूछा है? डी। तो सर हम यहां क्या करेंगे कि साहब यहां सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, हाँ सर, बराबर क्या के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्या यही वर्क एनर्जी थ्योरम है? हाँ सर। मैं दो तरीके आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? म्यू mg सर, म्यू mg सर, म्यू का वैल्यू 0.2, mg का वैल्यू 20 सर, 4 न्यूटन। अच्छा, फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे? पीछे सर, पीछे थीटा कितना है रे डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में? 180। तो क्या एफ डी कॉस थीटा इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी क्या जीरो होगी? देखता जा। हाँ, तो ये 4 इंटू डी का वैल्यू कितना निकालना है, कॉस 180 सर, इक्वल टू जीरो माइनस
हाफ mv²। अरे बोलना, अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो ये सर कितना आ गया, मैंने कहा देख इधर -4d इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 25। अरे मास 2 kg है, वेलोसिटी 5 का स्क्वायर 25। तो सर ये माइनस, ये भी तो माइनस था, तो माइनस माइनस तो गया, 4d इक्वल टू ये भी गया 25, d इक्वल टू कितना 25/4 मीटर। आया क्या, पक्की बात है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लगाई, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लगाई, एनर्जी कंजर्वेशन आपने सीखा। अब बात करते हैं क्या, पावर की। किसकी बेटे, पावर की। पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, किस बात का एहसास कराती है हमें पावर, इसकी चर्चा हम करते हैं भाई। पावर हमें किस बात का एहसास कराती है, देखो भाई, पावर को डिफाइन किया गया वर्क डन पर यूनिट टाइम। जैसे कोई कहे कि एक आदमी है साहब 1 घंटे में 50 रोटियां बनाता है और दूसरा आदमी 1 घंटे में 200 रोटियां बनाता है, किसका पावर ज्यादा है, किसका पावर ज्यादा है, जो कम टाइम में ज्यादा काम करता है, पावर इस बात का एहसास है। पर एक आदमी 2 दिन तक रोटियां बनाता है और एक आदमी 1 दिन तक ही रोटियां बनाता है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, जो लंबे समय तक काम करता है। यूनिट की बात कर ले, जूल पर सेकंड, यही वॉट है। अच्छा, पी एवरेज, जब भी एवरेज पावर की बात करें तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, और पी इंस्टेंटेनियस की बात करें तो बेटा क्या, डी डब्ल्यू बाई डी टी। बोल हाँ या ना, हाँ सर। और देखिए पावर के कुछ फॉर्मूले, ठीक है सर। मैंने कहा डी अपॉन डी टी, क्या मैं इसको एफ डी लिख सकता हूं, अरे बोल भाई एफ डॉट डी, हाँ। फोर्स कांस्टेंट है तो एफ बाहर, डी सर डी डी हो जाएगा ये, तो मैंने कहा इसको एफ एक्स लिख लो, एफ एक्स लिख लो, तो डी एक्स बाई डी टी। तो सर देखिएगा ये पावर आ गया एफ डॉट वी, पावर का ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखिए देखिए बात समझ आई क्या आपको, देख लीजिए बात समझ आई है या नहीं। तो क्या बात समझ आ गई कि साहब पावर का फॉर्मूला ये होता है। अब इलेक्ट्रिक पावर भी होती है क्या, हमारे घरों में क्या आता है भाई, हमारे घरों में करंट आता है, क्या आता है, करंट आता है साहब। तो जो इलेक्ट्रिक पावर होती है, वो जो यूनिट वगैरह आते हैं, हम किस चीज का बिल भरते हैं, एनर्जी का, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। ये क्या है भाई, आपके घरों में जो यूनिट आते हैं वो क्या मतलब होता है, 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। अच्छा, तो फिर क्या करें, मैंने कहा जी अगर हम 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी का कंजप्शन करते हैं तो 1 यूनिट निकलता है, और अगर इसमें जूल में पूछ ले तो ये 1 किलोवाट, यानी कि किलोवाट, यानी कि 1 × 10⁻³ हाँ सर, वाट, तो वाट है, हाँ। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60, नहीं आया, इंटू क्या, सेकंड। वाट इंटू सेकंड क्या होता है, मैंने कहा पावर क्या था, W बाई टी, यानी कि जूल पर सेकंड, ये किसके बराबर था, वाट के, तो जूल क्या आ जाएगा, वाट इंटू सेकेंड। तो बेटा 1 यूनिट में कितना एनर्जी होता है पूछ लिया जाता है, तो ये 3600 × 10⁻³ जूल होता है, याद रख लीजिएगा। एक और होती है हॉर्स पावर यूनिट, हॉर्स पावर 1 HP होता है 746 वाट। 1 HP में कितना पावर होता है, 746। हमारे घरों में जो पानी की मोटर होती है जिससे पानी की टंकी भरते हैं, उसमें हॉर्स पावर का यूनिट होता है कितना, 1 हॉर्स पावर में कितना, 746 वाट होता है। अच्छा, आई थिंक आपने इस वाले लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप थ्योरेटिकल बातें देख लेते हैं, ये देख लीजिएगा यहाँ पर सब कुछ आपका थ्योरी व्योरी सब लिखा हुआ है, पूरा का पूरा आप इसको PDF को पढ़ना, यहाँ सब लिखवाया हुआ है बेटा, सब कुछ
इस पीडीएफ में पूरा का पूरा लिखा हुआ है सब कुछ। वर्क डन बाय कांस्टेंट वेरिएबल फोर्स हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, सारी बातें मैं कर चुका हूं, सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ mv² होती है। आप कहते तो मैं इसका डेरिवेशन भी बता देता साहब की काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बताइए। तो ये लीजिए कि एक ब्लॉक है m मास का, इस पे लग रहा है फोर्स F, वेलोसिटी क्या है इसकी 0 है। हाँ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ साहब? मैंने कहा क्या हुआ कि इस पे वेलोसिटी v आ गई साहब। कितना चली? मैंने कहा कि साहब ये s चली। हाँ, तो मैंने कहा एक बात बताइए एक्सेलरेशन क्या आएगा? कि साहब F/m आएगा। हाँ, तो मैंने कहा देखो वर्क डन निकाल दीजिए। वर्क डन होता है फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो लिख दिया हमने ma और डिस्प्लेसमेंट कितना? s। हाँ, क्या लिख दिया? s। अब मैंने कहा एक बात बताइए, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या? v² बराबर u² प्लस 2as। हाँ सर, तो v² बराबर g प्लस 2as। तो as की वैल्यू क्या आ गई बेटा? v²/2। ये वैल्यू यहां पुट करिए तो ये वर्क डन क्या आ गया? mv²/2। क्या यही काइनेटिक एनर्जी है? यस सर, ये लो भाई काइनेटिक एनर्जी आप चाहो तो। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, सारी बातें हम कर चुके हैं, ये सब कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम और उसका एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब पढ़ा चुका हूँ शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर। आपने कहा था कि सर कम टाइम में बेहतरीन चीजें कराइए। पोटेंशियल एनर्जी में करा चुका हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की अगर यहाँ 0 मानी है तो यहाँ क्या लेगा? प्लस mgh, और इसके नीचे क्या लेगा? माइनस mgh। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्प्रिंग का बेटे देख ले, हाफ kx² हमेशा पॉजिटिव होगा। x कहां से लेंथ है? नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड है या कंप्रेशन है? एक्सटेंशन या कंप्रेशन है। फिर और बातें कर लेते हैं। ये स्प्रिंग की कहानी आपको यहाँ पे इसमें डायग्राम में मिल जाएगी, क्वेश्चन इसके करना है। लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन क्या कि अगर वर्क डन बाय ओनली क्या हो? कंजर्वेटिव फोर्स हो। क्या हो बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स हो, तब ही हम क्या करते हैं? एनर्जी कंजर्व करते हैं। यानी कि इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल बराबर फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल। ये मैं आपको पूरा ड्राइव करा के क्वेश्चन भी करा चुका हूं। फिर बात करते हैं पावर। पावर में आपको सिखा चुका हूं अभी क्या? W/T। P एवरेज की बात करें तो बेटा डेल्टा W/डेल्टा T। P इंस्टेंटेनियस की बात करें तो बेटा क्या? dW/dt। ये सारी बातें यूनिट सब देख चुके हैं और यहां पर हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अच्छा, इसमें कोलिजन वगैरह सब अपन सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। प्यार बनाए रखिएगा, मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ। थैंक यू।